नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है। जहां हम आज के इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट कोड BHIC 107 की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज इसके भाग 2 को आपके साथ डिस्कस करेंगे। इससे पहले भाग 1 में हमने 5 प्रश्नों को पढ़ा था और आज जो हमारा छठा प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि दिल्ली सुल्तानों की दक्खन नीति पर टिप्पणी कीजिए। तो सबसे पहले हम दक्खन के अर्थ को समझ लेते हैं। तो अगर आप भारत का नक्शा देखोगे तो जो साउथ वाला एरिया है ये इसे हम दक्खन के नाम से जानते हैं या दक्षिण भारत के नाम से जानते हैं। और जो दिल्ली सल्तनत थी वो उत्तर भारत में थी। तो अगर दिल्ली सल्तनत के राजाओं के अंडर में ये साउथ इंडिया वाला हिस्सा आ जाता तो इस क्षेत्र की धन संपत्ति, इस क्षेत्र का व्यापार भी उनके हाथ में लग जाता, इस क्षेत्र की कृषि व्यवस्था भी इनके हाथ में आ जाती। तो इसलिए अलग अलग टाइम पर जो दिल्ली सल्तनत के अलग अलग राजा रहे हैं उनकी बार बार कोशिशें ये रही कि वो इस दक्खन वाले एरिया को अपने कंट्रोल में कर लें। और हमसे क्वेश्चन यही पूछ रहा है दिल्ली सुल्तानों की दक्कन नीति पर टिप्पणी कीजिए। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो क्षेत्र है दक्कन वाला ये आपको समझ में आ गया होगा और ये दिल्ली के जो दिल्ली सल्तनत के जो राजा हैं ये क्यों चाहते हैं कि इस एरिया पर इनका कंट्रोल हो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो, तो दिल्ली सल्तनत के जितने भी सुल्तान थे इनकी दक्कन नीति बहुत ही महत्वपूर्ण थी, क्योंकि अगर इनको दक्कन का कंट्रोल मिलता तो वहाँ की राजनीति का भी कंट्रोल मिलता, अर्थव्यवस्था का भी कंट्रोल मिलता और सुरक्षा का भी कंट्रोल मिलता। वहाँ की संपत्ति, वहाँ का व्यापार, वहाँ के रिसोर्सेज सब कुछ इनके हाथ में आ जाते हैं। अब हम इसकी विशेषता को समझने जा रहे हैं। तो दिल्ली सल्तनत का जो मुख्य उद्देश्य था वो उद्देश्य ये था कि भई हम अपने साम्राज्य का विस्तार करें। हर एक राजा यही चाहता है कि वो अपने साम्राज्य को फैलाता जाए। तो उत्तर भारत में कई बड़े बड़े क्षेत्र दिल्ली सुल्तानों के हाथ में आ चुके थे, दिल्ली सल्तनत के राजाओं के हाथ में आ चुके थे। अब अगर वो दक्कन की विजय उन्हें मिल जाती तो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी हो जाती, पूरे हिंदुस्तान के बादशाह बन जाते वो। तो दक्कन के साम्राज्य को जीतकर सुल्तान उत्तर और दक्षिण के बीच में एक स्थायित्व लाना चाहते थे और पूरे भारत को एक ही राज्य के अंतर्गत लाना चाहते थे। तो दक्कन नीति की पहली विशेषता क्या थी? तो दक्कन नीति की पहली विशेषता ये थी कि उस साम्राज्य का विस्तार चाहते थे और उसका उद्देश्य ये था कि बेताज बादशाह बनना चाहता है हर एक राजा जो पूरे हिंदुस्तान का हो। दक्कन का क्षेत्र अगर हम बात करें तो संपत्ति की दृष्टि से भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। और जो दिल्ली सल्तनत के राजा थे ये एक नंबर के लालची थे, क्योंकि ये सारे बाहरी आक्रमणकारी थे, बाहर से आए हुए थे। तो इन्हें हमारे क्षेत्र से लगाव ही क्या था? इन्होंने तो बड़े पैमाने पर क्या करा, धर्म परिवर्तन करवाया बलपूर्वक और बहुत सारी यहाँ से संपत्ति लूट लूट कर ले गए। तो दक्कन का क्षेत्र पे भी इनकी नजर थी, क्योंकि यहाँ पर संपत्ति बहुत ज्यादा थी। संसाधनों की दृष्टि से भी बहुत बड़ा क्षेत्र था, उपजाऊ भूमि थी, खनिज संपदा भी थी और ये सारी चीजें किसी भी राजा को आकर्षित करेंगी। व्यापारिक मार्ग भी था, तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ क्षेत्र था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी होता था। तो ये संपत्ति और साधन दक्कन नीति में आते थे। अलाउद्दीन खिलजी एक राजा था जिसने सबसे पहली बार एंट्री कर पाया साउथ इंडिया में। इसके अलावा और कोई राजा दिल्ली सल्तनत में इससे पहले के मतलब जो राजा थे उन्होंने कोशिश करी बट वो असफल रहे। इसने देवगिरी पर आक्रमण किया और उसे अपने अधीन कर लिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्कन में कई सैनिक अभियान चलाए लेकिन वो असफल रहा। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद, महाराष्ट्र में था दौलताबाद, यहाँ पर ट्रांसफर करने की कोशिश करी ताकि वो दक्कन को कंट्रोल में कर ले। लेकिन बड़ी सारी समस्याएं आई और वो इन समस्याओं को पार नहीं कर पा सका और ये भी असफल रहा। तो दक्कन की नीति में कई सारी समस्याएं थी, क्योंकि जो वहाँ के स्थानीय राजा थे और जो जनता थे वो विद्रोह कर देते थे और उत्तर भारत से दक्कन की दूरी भी बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से इस पूरे एरिया को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। निष्कर्ष ये निकलता है कि दिल्ली सुल्तानों की जो दक्कन नीति थी वो साम्राज्य को आगे बढ़ाने के लिए और वहाँ के रिसोर्सेज को कब्जा करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा दूरी होने की वजह से और वहाँ के जो स्थानीय राजा थे उनके विद्रोह की वजह से ज़्यादातर जो दिल्ली सल्तनत के राजा रहे हैं ये असफल रहे हैं। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी ने एक बार देवगिरी को जीत लिया था। क्वेश्चन नंबर जो 7 है हमारा वो ये है कि सल्तनत काल में भारत में जो सूफी सिलसिले थे इनका विकास किस प्रकार से हुआ। तो अगर हम सल्तनत काल की बात करेंगे तो सूफीवाद बहुत ज़्यादा फैला था। ये इस्लाम की ही शाखा है। हालांकि ये कुरान के नियमों को फॉलो नहीं करते, उन नियमों को एक अलग तरीके से उन्होंने व्याख्याएं करी है अपने शब्दों में। इनका ये मानना है कि ईश्वर की प्राप्ति सिर्फ और सिर्फ प्रेम के माध्यम से की जा सकती है। इन्होंने कहा इस्लाम में रहस्य हैं, अध्यात्म है, स्पिरिचुअल चीज़ें हैं। इन्होंने कहा अहिंसा होनी चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए। समाज में प्रेम, सहिष्णुता, टॉलरेंस होनी चाहिए और मित्रता पूर्वक चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए। इन्होंने धार्मिक और सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा दिया था। सूफी सिलसिले के जो प्रमुख पहलू हैं वो पहलू ये हैं कि सूफीवाद की जो विचारधारा है वो ईश्वर की भक्ति और रहस्य के दृष्टिकोण पर आधारित है। इनका ये मानना है ईश्वर को सिर्फ प्रेम और भक्ति से ही जीता जा सकता है। और इन्होंने कहा है कि ईश्वर को अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं तो आंतरिक शुद्धता होनी चाहिए, ध्यान और साधना, मेडिटेशन करना चाहिए।
प्रमुख सूफी सिलसिले, देखो सिलसिले का मतलब होता है जंजीर, सिलसिले का शब्द का अर्थ क्या होता है, जंजीर। और ये जंजीर क्या होगा, शेख से शुरू होगी और वो शेख के जितने भी फॉलोअर होंगे उनसे जुड़ी होगी। यानी कि एक शेख कितने लोगों को कन्वर्ट कर रहा है, सेकंड वन कितने लोग उसे फॉलो कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें जो है वो सिलसिले में आती हैं। और कुछ प्रमुख सिलसिले हैं, जैसे कि एक सिलसिला है चिश्ती सिलसिला। तो शेख मुहिद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर शरीफ में है भाई, सबसे फेमस सिलसिलों में से एक है। इस सिलसिले ने प्रेम और ह्यूमैनिटी का संदेश फैलाया है। आज जो अजमेर शरीफ की दरगाह है इसी का केंद्र है। इसके अलावा एक सिलसिला था सोहरावर्दी सिलसिला, जो निजामुद्दीन सोहरावर्दी द्वारा स्थापित किया गया था। इस सिलसिले का काम था कि कम्युनिटी की सेवा की जाए और समाज में न्याय स्थापित किया जा सके। एक सिलसिला था कादरी सिलसिला, जो कि अब्दुल कदीर जिलानी द्वारा स्थापित किया गया था। इस सिलसिले ने शांति और सेवा का प्रचार किया। और एक था नक्शबंदी सिलसिला, ये ध्यान और अंतर्मुखी साधना पर था कि अपने आप मन को शुद्ध किया जाए। सूफी संतों का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, इन्होंने धार्मिक भाईचारे की बात की, समाज में सुधार की बात करी और प्रेम के आदर्शों को स्थापित किया। सबसे बड़ी बात है कि सूफियों ने कविता और संगीत के माध्यम से अपने इमोशंस को दिखाया, जिसकी वजह से ईश्वर की भक्ति का एक तरीका आया कव्वालियाँ। तो कविता, भजनों और कव्वालियों के माध्यम से पूजा शुरू की गई। सूफी संतों की दरगाहें उनकी शिक्षा प्रचार का केंद्र बन गई थी। निष्कर्ष ये निकलता है कि सल्तनत काल में सूफी सिलसिलों का जो विकास हुआ, इसने भारत में स्पिरिचुअलिटी को बढ़ावा दिया और ईश्वर की उपासना के एक नए तरीके को भी बढ़ावा दिया, प्रेम, एकता और मानवता का संदेश दिया और अलग अलग जगह पर अलग अलग सिलसिलों का निर्माण किया, अलग अलग तरीके से संदेशों को प्रचार प्रसार दिया। अगला क्वेश्चन उससे भी बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि भारत में वेदांत परंपरा के विकास पर लेख लिखिए। तो अगर आप इंडियन फिलॉसफी पढ़ते हो तो उसका एक प्रमुख परंपरा है वेदांत, और जिसका आधार उपनिषदों में है। वेदांत शब्द का अर्थ है वेदों का अंत या वेदों का सार, यानी कि वेदों को समराइज किया गया इसमें। यह दर्शन वेदों के अंतिम भाग की स्टडी करवाता है और उनके सोर्सेज के रूप में स्वीकार करता है। वेदांत परंपरा का भारत की फिलॉसफी पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। अगर हम वेदांत के इतिहास की बात करें तो प्राचीन काल में इसका अध्ययन उपनिषदों से जुड़ा था। इसमें आत्मा और ब्रह्म के संबंधों पर गहन चर्चा की गई है कि आत्मा और परमात्मा के बीच में क्या संबंध है। इसके साथ ही साथ ये आत्मा और ब्रह्म के एकत्व की खोज कर रहे हैं। शंकराचार्य ने इस सिद्धांत को और ज़्यादा आगे बढ़ाया है। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत का प्रचार किया। उनके अनुसार ब्रह्म और आत्मा एक ही है और ये पूरा का जो पूरा विश्व है ये भ्रम का परिणाम है, ये सब माया है। तो देखो इंडियन फिलॉसफी में अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो एक बहुत बड़ा विषय था कि आत्मा है या नहीं, और आत्मा है तो उसका संबंध किससे है, आत्मा और परमात्मा दोनों क्या एक ही चीज़ हैं या दोनों अलग अलग चीज़ हैं। ये तमाम प्रश्नों पर बहुत ज़्यादा चिंतन किया गया था और उन्हीं चिंतनों में जो है वेदांत का भी चिंतन है। शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत को भारतीय दर्शन का एक मजबूत आंदोलन बनाया और पूरे भारत में प्रचार किया। आगे चलकर जब रामानुजाचार्य आए तो उन्होंने विशिष्ट अद्वैत वेदांत दिया और उन्होंने कहा आत्मा ब्रह्म का संबंध विशेष प्रकार का है, जिसमें आत्मा ही ब्रह्म का हिस्सा है लेकिन उससे अलग भी है। इसके अलावा जब माधवाचार्य संत आए तो उन्होंने द्वैत वेदांत की स्थापना करी। उन्होंने कहा ब्रह्म और आत्मा दोनों अलग अलग हैं, आत्मा अलग है और ब्रह्म अलग है, और भक्ति के माध्यम से ही आत्मा ब्रह्म को प्राप्त कर सकती है। तो वेदांत की कुल मिलाकर विशेषताएं ये हैं कि आध्यात्म की ओर है, ये आत्मा और ब्रह्म के संबंधों की खोज के बारे में बता रही है, धार्मिक सहिष्णुता और भाईचारे और प्रेम की भावना को बढ़ावा दे रही है, और इसका प्रभाव विश्व पर पड़ा है। स्वामी विवेकानंद जैसे जो विचारक हैं वो वेदांत को पश्चिम तक ले गए हैं, और आपको पता ही है स्वामी विवेकानंद जी ही उन लोगों में से एक हैं जिन्होंने शिकागो की धर्म सभा को संबोधित किया था। निष्कर्ष ये निकलता है कि वेदांत परंपरा भारतीय दर्शन का सार है, जिसमें हम आत्मा और ब्रह्म के संबंधों की गहन व्याख्या की गई है। धार्मिक, दार्शनिक और सांस्कृतिक चिंतन को इसने समृद्ध किया है। मानवता के लिए ज्ञान और आत्माई खोज को इनने प्रेरित किया है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 9 है वो ये है, सल्तनत कालीन वास्तुकला का वर्णन कीजिए। तो जब आप सल्तनत काल का इतिहास पढ़ते हो और अगर उसकी वास्तुकला को नहीं पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें अधूरी रह जाती हैं। वास्तुकला का मतलब ये है कि दिल्ली सल्तनत के राजाओं ने किस प्रकार के भवन बनाए, किस प्रकार के मकबरे, किले और मस्जिदों का निर्माण किया है। तो दिल्ली सल्तनत के दौरान जिन जिन भवनों का निर्माण हुआ, मस्जिदों का निर्माण हुआ, मकबरों का निर्माण हुआ, किलों का निर्माण हुआ, इन सब की खास विशेषताएं ये हैं कि ये एक प्लानिंग से बनी है। सल्तनत काल की जो वास्तुकला है वो इमारतों की जो योजना है वो समानता पर आधारित है। मस्जिदों और मकबरों को आयताकार और गोलाकार तरीके से बनाया गया है।
बड़े बड़े गुंबद बनाए गए हैं, मीनारें बनाई गई हैं। तो मस्जिद के ऊपर आप देखोगे गुंबद हैं, मीनारों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया है। और कुतुब मीनार इस काल का सबसे प्रसिद्ध इमारतों में से एक है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू की गई थी। इसके अलावा तोरण, मेहराब इस काल की वास्तुकला की विशेष पहचान है। सल्तनत काल की इमारतों में बहुत अच्छे तरीके से ज्यामितीय पैटर्न से उन्हें सजाया गया है और बारीक नक्काशी की गई है। लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का व्यापक उपयोग किया गया है। इस काल में भारत में कई महत्वपूर्ण किले बने, जैसे तुगलकाबाद का किला बना, यह सुरक्षा के उद्देश्य से बना था। कुवत उल इस्लाम मस्जिद, अलाई दरवाजा और मोती मस्जिद भी इसी दौरान बनी हैं। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित ये विश्व धरोहर स्थल है। इसकी बारीकी और ऊंचाई अद्भुत है। अलाई दरवाजा भी इसी दौरान का है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित यह दरवाजा इस्लामी आर्किटेक्चर का एक बहुत बढ़िया उदाहरण है। तुगलकाबाद का जो किला है, तुगलक वंश के बारे में बताता है हमें। निष्कर्ष ये निकलता है कि भैया सल्तनतकालीन वास्तुकला जो है वो इस्लामी शैली और भारतीय शैली का समन्वय है, और भारतीय उपमहाद्वीप में इस कला ने एक नया आयाम जोड़ा है और विश्व स्तर पर पहचान दिलाई है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा है वो है, दक्कन में बहमनी राज्य का उदय और वो राज्य मजबूत कैसे हुआ, ये बताओ। देखो, एग्ज़ाम टाइम है और बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें बहुत कम समय में करनी हैं, तो इसलिए हम उतने डीप नहीं जा पा रहे जितना डीप जाना चाहिए। कायदे में अगर पढ़ा जाए तो आधे घंटे में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पढ़े जाते हैं, लेकिन हम यहाँ आधे घंटे में 5 से 7 क्वेश्चनों को टारगेट कर रहे हैं, तो उसमें कुछ चीज़ें छूटती ही हैं। तो ये वन शॉट वीडियो टाइप से है, तो अगर कुछ चीज़ें रह जाएँ तो हम उसके लिए पहले से ही माफ़ी चाहते हैं। बट हमारा मेन जो उद्देश्य है वो उद्देश्य यही है कि कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करवा दी जाएँ। तो देखिए, अब आपको दक्कन में बहमनी राज्य के बारे में बात करनी है। तो देखो, पहले जो बहमनी राज्य था ये दिल्ली सल्तनत के अंडर में था। फिर ये दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र हो गए और उन्होंने अपना एक अलग क्षेत्र स्थापित किया। इसकी स्थापना करी अलाउद्दीन बहमन शाह ने, जिसे हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है। बहमनी सल्तनत ने दक्कन क्षेत्र की राजनीति पर, कल्चर पर और समाज पर गहराई से प्रभाव डाला है। आखिर बहमनी शासन का उदय कैसे हुआ, तो उसका सबसे पहला कारण था दिल्ली सल्तनत की कमजोरी। तो दिल्ली सल्तनत पर लगातार मंगोल आक्रमण हो रहे थे और आने वाले जो शासक थे वो भी ज़्यादा मजबूत नहीं थे, जिसकी वजह से दिल्ली सल्तनत में अयोग्य शासक आने लगे और इधर से जो बड़े बड़े सरदार थे उन्होंने अपने अपने क्षेत्र स्वतंत्र घोषित करने शुरू कर दिए और हसन गंगू ने भी अपना क्षेत्र अलग कर दिया और बहमनी राज्य की स्थापना कर दी। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत के जो अधिकारी थे, बड़े बड़े रईस थे, वो स्वतंत्रता की अधिक आशा रखते थे और हसन गंगू भी आज़ाद होना चाहता था और एक अलग राज्य की स्थापना करना चाहता था। इसने कहा, कब तक मैं एक सैनिक बनकर ही जीवन यापन करूंगा, मुझे बनना है राजा, और इसने बहमनी सल्तनत की स्थापना कर दी। अब इसे मजबूत कैसे किया गया वो सुन लो। राज्य को 5 प्रमुख भागों में बांटा गया, जिससे प्रशासन चलाना आसान हुआ। यह प्रांत अलग अलग हिस्सों को कंट्रोल करते थे और प्रशासन को चलाने के लिए बहुत ही बड़े बड़े पदों पर अलग अलग योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति भी की गई। बहमनी राज्य ने फारसी और दक्कन संस्कृति को बढ़ावा दिया। इसकी राजधानी जो गुलबर्ग थी, बाद में बीदर राजधानी बनाई गई थी। ये सांस्कृतिक और बौद्धिक गतिविधियों के केंद्र थी। फारसी साहित्य, फारसी कला, फारसी स्थापत्य कला के विकास को बढ़ावा दिया गया और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सिंचाई व्यवस्था में भी सुधार किया गया। व्यापार आगे बढ़ सके इसलिए बहमनी राजाओं ने व्यापारियों को भी संरक्षण दिया और आगे चलकर ये बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र भी बना। सैनिक की बात करें तो बहमनी सल्तनत ने एक मजबूत सेना का गठन किया। घुड़सवार, पैदल सैनिक, हाथी सैनिक बड़े पैमाने पर थे, जिससे इनकी शक्ति के बारे में पता चलता है। बहमनी राजाओं ने हिंदू और मुसलमानों के बीच में भाईचारा स्थापित करने की कोशिश करी, क्योंकि अगर ये इस्लामीकरण करते तो विरोध होता और फिर ये अपना क्षेत्र को चला नहीं पाते। तो संबंधों को मधुर बनाकर इन्होंने पूरे एरिया को कंट्रोल करने की कोशिश की है। निष्कर्ष ये निकलता है कि बहमनी सल्तनत का उदय और जो उसका मजबूतीकरण है, दक्कन क्षेत्र के इतिहास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे ये पता चलता है कि दिल्ली सल्तनत कमजोर हो रही है और छोटे छोटे जो स्थानीय राजा हैं वो अपनी स्वतंत्र पहचान बना रहे हैं और पूरे क्षेत्र को अपने कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें तो विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन करने के लिए क्वेश्चन कह रहा है। ये क्वेश्चन एक्चुअली रिपीट हो गया है। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था हमने पहले ही पढ़ ली क्वेश्चन नंबर 2 में, तो मैं यहाँ पर इसे स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सुल्तानों का राजस्व प्रशासन और बाजार नियंत्रण प्रणाली का वर्णन कीजिए। इस क्वेश्चन को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग है, तो आप ये क्वेश्चन भी अच्छे से कर देंगे। भू राजस्व प्रणाली वाला जो क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी उसमें यहाँ पर आप देख लेना। तो टोटल ये 12 क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, और आशा करते हैं कि इनमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली आप कर दोगे। जो 11वां और 12वां क्वेश्चन है ये यहाँ पर रिपीट हो चुका है,
जो हमने पहले भी दूसरे और तीसरे क्वेश्चन में पढ़ लिया था। क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज है, आंसर वही है, तो आप वो वाली वीडियो देख लेना तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट कोड के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।